हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कविता क्रमांक 1 नव निर्माण, जो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा 100 अध्याय के साथ। तो सबसे पहले मैं कविता रीड करूँगी, उसके भावार्थ बताऊँगी और चैप्टर के पीछे जो 100 अध्याय दिए गए हैं स्टूडेंट्स, वो पूरी तरह से कंप्लीट कराए जाएंगे। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी A to Z। सारे सोल्यूशन इस वीडियो में हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता क्रमांक 1 नव निर्माण, जिसके कवि हैं त्रिलोचन जी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कवि परिचय से। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? चिरानी पट्टी, यानी कि कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। ठीक है, वास्तविक नाम क्या है, यानी कि रियल नेम इनका वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निर्यात ज्ञाता माने जाते हैं, यानी कि उन्हें हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा आती है कवि को? अरबी और फारसी फारसी भाषा भी आती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं, यानी कि जो पत्रकारिता का क्षेत्र होता है उसमें भी उन्होंने काम वगैरह किया है। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धार्मिकता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है, यानी कि ये उस समाज को के लोगों को संबोधित करते हैं जो बहुत सालों से बच्चों दबा कुचला हुआ है। ठीक है, यानी कि उनका कोई विकास नहीं हो पाया है, ऐसे समाज का। ठीक है, आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्रेरित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोक मानस तक पहुंचाकर जीवंत भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ है। कभी मृत्यु हुई थी स्टूडेंट्स? इनकी मृत्यु 2007 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि, सबका अपना आकाश कविता संग्रह है, देश काल कहानी संग्रह है, दैनी दिनी डायरी। ये सब इनकी कृतियां हैं। किसकी? त्रिलोचन जी की। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे देख लेते हैं। विधा परिचय पर जाएंगे हम। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है या चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चतुष्पदी जो होता है 4 चरणों वाला छंद होता है। चार चरणों वाला छंद होता है या चौपाई की तरह होता है। किसकी तरह होता है? चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होता है? तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ पर जान लेते हैं। जो हम कविता पढ़ने वाले हैं आखिर उसमें क्या है, कवि ने क्या कहा है, वो जान लेते हैं। हम पाठ परिचय जानेंगे तो हम कविता रीड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, वर्तमान जो समय है बच्चों, तो यहाँ पर मनुष्य के लिए संघर्ष करना क्या हो गया है? अनिवार्य हो गया, यानी कि जरूरत बन गई है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय,
अत्याचार, विस्मयता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्र करने का आह्वान करते हैं। न्याय के बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। आपने देखा किस तरह से कि कवि जो है वो कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए संघर्ष करना कितना ज़रूरी है, और वो हमेशा प्रेरणा दे रहे हैं। अपने अंधेरे को दूर करने के लिए, संघर्ष से लड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जीवन में जो अन्याय, अत्याचार, बुराइयाँ सब फैली हुई हैं, उन सब से लड़ के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें बल का प्रयोग करके समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होना है हमें। तो ये सब चीज़ों का हमें उद्देश्य कहीं ना कहीं मानवता का उद्देश्य दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों का उद्देश्य हमें कवि जो है दे रहे हैं। चलिए हम इस कविता की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कविता। चलिए मैं रीड करती हूँ। जो कठिन शब्द आएंगे स्टूडेंट्स वो लिख लीजिएगा, मैं हाईलाइट करके दूंगी आप लोगों को। तुमने विश्वास दिया मुझको, मन का उच्छ्वास दिया मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया मुझको। इसमें कठिन शब्द देखें। तो यहाँ पर कठिन शब्द आया है स्टूडेंट्स विश्वास। विश्वास यानी कि भरोसा, लिख लीजिए। विश्वास यानी कि भरोसा। और उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द आया है। उच्छ्वास यानी कि प्रोत्साहन। ठीक है, देखिए आप लोगों ने। चलिए इसके भावार्थ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करना तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, इसके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। यदि हमें कोई प्रोत्साहित करता है तो हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? स्टूडेंट्स, कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में ना उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहें। अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि भले ही मैं कितना बड़ा बन जाऊँ, भले ही कितना पैसे वाला बन जाऊँ, लेकिन मेरे जो जब मैं उड़ूँ तो मेरे जो पैर हैं वो ज़मीन पर ही रहें। अर्थात मैं हमेशा मर्यादा, मान मर्यादा का लिहाज करूँ, हमेशा उन चीज़ों का ध्यान रखूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया भावार्थ? पहली पंक्ति खत्म होती है। सेकंड पंक्ति पे जाएंगे हम लोग। सूत्र या तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, ओम में आए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। बहुत ही सुंदर लाइन है। चलिए इन लाइन में भी हम देख लेते हैं। कुछ कठिन शब्द आया है। सूत्र शब्द आया है। सूत्र यानी कि नियम, व्यवस्था जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सूत्र यानी कि नियम या व्यवस्था जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर ओम शब्द आया है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए आप लोग कठिन शब्द। ओम यानी कि आकाश, ओम यानी कि आकाश। और भूमि यानी कि आधार से लिया गया है। भूमि यानी कि आधार से लिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, भूमि यानी कि आधार। चलिए इन पंक्तियों के भी हम भावार्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कवि जो है मनुष्य के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आकाश में उड़ते भरना तो अन्य कहीं उड़ कर चले जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। यानी कि हम उड़ते उड़ते कहीं और चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में हमें कहाँ आना पड़ता है? अपने धरती पर आए, यानी कि परिवार में आना पड़ता है हमें। ठीक है, भले हम उड़कर कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, लेकिन बाद में हमें कहाँ अपने घर आना पड़ता है ना। तो वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं। कभी कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है, यानी कि 100% सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता है।
अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता है। अपनी वास्तविकता को क्या नहीं कर सकता है बच्चों? छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? अपनी भूमि को वो छोड़ नहीं सकता, यानी कि जो हमारी जन्मभूमि है उसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं, आगे की पंक्तियों को हम देख लेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बहुत ही सुंदर लाइन है। चलिए इसको भी कठिन शब्द देख लेते हैं। घेरा, घेरा शब्द आया है स्टूडेंट्स। घेरा यानी कि दीवार को कहा गया है। यहाँ पर घेरा यानी कि दीवार को कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इन पंक्तियों के भी भावार्थ हम देख लेते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और कुछ करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बहुत खूब लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। कभी कहते हैं कि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। आपकी राह कैसी है? अंधेरों से, अंधकार से भरी हुई है। भले यह बात सत्य हो, या आपकी प्रगति के द्वार को उद्धत करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हैं, आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है, अंधेरे में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा नहीं है। कवि का कहना है कि तात्पर्य है कि संघर्ष करना जरूरी रखना चाहिए, संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, संघर्ष यदि आप करोगे तो आपको सफलता का जो मार्ग है वो जरूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? आगे की पंक्तियां हम देख लेते हैं, वो भी हमारे स्क्रीन पर ही है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पढ़ो न्याय दिलाने के लिए। वाह क्या बात है, कितनी खूबसूरत लाइन है ना बच्चों। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द आए हैं। बल यानी कि शक्ति, बल यानी कि शक्ति। सताने, सताने यानी कि कष्ट या दुख। पीड़ित शब्द आया है, पीड़ित का लिख लीजिए जिसे सताया गया हो। और बल बनो, बल बनो यहाँ पर अर्थ है यहाँ पर मदद के लिए आगे आना, मदद के लिए आगे आना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इन पंक्तियों के भी भावार्थ हम देख लेते हैं। यहाँ पे कवि जो हैं कह रहे हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्य के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि बेकार के जो काम है उसके लिए बल का प्रयोग मत करो, उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए यानी कि अच्छे काम के लिए करो। वो कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता है, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कभी बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमजोर लोगों के बल बन कर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओगे, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है, तभी तुम्हारे बल की क्या है? सार्थकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ही खूबसूरत लाइन थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये लाइन, आप लोगों को भी आई होप अच्छी लगी होगी। चलिए आगे की पंक्तियों को हम कंप्लीट करेंगे, उनके भावार्थ को समझेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। वाह क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी लाइन है, मुझे तो हर लाइन इनकी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही त्रिलोचन जी ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, और हर लाइन जब मैं पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हर लाइन में उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उद्देश्य देने की कोशिश की है। बहुत खूबसूरत लाइन है त्रिलोचन जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इनके कठिन शब्द, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे जिसको मंजिल का पता रहता है, मंजिल यानी कि पड़ाव, मंजिल यानी कि पड़ाव का जिसको पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता, पथ यानी कि मार्ग, रास्ते के संकट को कौन सहता? वही सहता है। एक दिन सिद्धि का शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। सिद्धि यानी कि प्रयास करने का तरीका, प्रयास करने का तरीका। ठीक है, चलिए इनके अब हम देख लेते हैं भावार्थ भी।
कवि कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता है। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी इसी तरह से कोई काम करिए कि जो लोग जिससे आपसे क्या लें, प्रेरणा लें। स्टूडेंट समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे की पंक्तियां हम देख लेते हैं। प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले जाओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीति की राह पर चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर भावार्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि कवि प्यार, मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए वो लोगों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि वो सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। वही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। वो कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीना चाहिए, उसी मार्ग पर चलना चाहिए, उसी मार्ग को अपनाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत लाइन थी ये भी बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। चलिए इन पंक्तियों के भी भावार्थ हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक समान मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। दोनों एक दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे, जिससे समाज में समानता का अधिकार बना रहे, मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत खूबसूरत लाइन थी ये भी। चलिए लास्ट पंक्तियों को हम देख लेते हैं। गीत मेरा भविष्य आएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा है। वाह क्या बात है। तो यहाँ पर भावार्थ हम कंप्लीट करते हैं। कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा है। उस समय जीवन पथ में समय मिलने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि मनुष्य को भविष्य में जब भी अतीत हो जाए लोग हमारा ही गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। चलिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट पंक्तियां हम कंप्लीट कर लेते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा है, प्राण के पथ पर मीत अच्छा है, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा है। तो इन पंक्तियों के भावार्थ हम कंप्लीट कर लेते हैं। कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा है। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में लोग हमारा ही गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। ठीक है, चुनी गई कविता संग्रह से। ठीक है, चलिए अब इसके स्वाध्याय हम कंप्लीट कर लेते हैं एक एक करके। स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए आप लोग स्वाध्याय कंप्लीट करने के लिए इसके। स्टूडेंट्स चलिए हम स्वाध्याय कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला स्वाध्याय आपके स्क्रीन पर आ गया है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर स्वाध्याय पृष्ठ संख्या 3 है, अंकलन है। ठीक है, कृतियाँ पूर्ण करिए। यहाँ पर आया है बल इसके लिए होता है। ठीक है, बल इसके लिए होता है। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। नंबर 1 है पीड़ितों की मदद के लिए होता है। नंबर 1 है पीड़ितों की मदद के लिए होता है। नंबर 2 है न्याय दिलाने के लिए होता है। बल किसके लिए होता है? पीड़ितों की मदद करने के लिए होता है। और नंबर 2 है न्याय दिलाने के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो
आ भी आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है हमारा आ का कि जिसे मंजिल का पता रहता है वह, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? जिसको मंजिल का पता रहता है उसका आंसर रहेगा नंबर 1 है पथ के संकट को सहता है, ठीक है, पथ के संकट को सहता है। नंबर 2 है सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर इतिहास कहता है, ठीक है। जब वो सफलता मिल जाती है उसको तो अपनी सफलता के बारे में वो लोगों को बताता है, ठीक है। और कितना भी कष्ट मिलता है रास्ते में, कितना भी कष्ट मिले, लेकिन वो सहता, उसे पता है कि मंजिल में प्राप्त कर लूँगा, ठीक है। जिसे मंजिल का पता होता है उसके लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चलिए आगे देख लेते हैं हम। शब्द संप्रदा आया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 शब्द संप्रदा, पेज नंबर 3 आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा आंसर मैं करा रही हूँ स्वाध्याय का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करके उनका अर्थ पूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। समझ में आया? क्या करना है हमें? उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करके अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर नीति दिया है, पहला शब्द क्या दिया है हमें? नीति। तो हमें क्या करना है? एक सुव्यवस्थित राजनीति देश को विकास की ओर ले जाती है, ठीक है। तो नीति का मैंने क्या कर दिया? उपसर्ग लगा दिया राज, ठीक है। नीति में उपसर्ग क्या लगाया मैंने स्टूडेंट्स? राज लगा दिया। तो क्या बन गया ये? राजनीति। तो यहाँ मैंने सेंटेंस बनाया है कि एक सुव्यवस्थित राजनीति देश को विकास की ओर ले जाती है। क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही स्टूडेंट्स 2 वर्ड दिया है यहाँ पर बल, ठीक है। बल का उपसर्ग में हम क्या करेंगे? दुर्बल। दू लगा दिया, उसमें दुर्बल बन गया। अब यहाँ सेंटेंस बनाना है हमें कि दुर्बल की हमेशा मदद करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए? हमें दुर्बल की मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया है स्टूडेंट। पेज नंबर 3 पर ही क्वेश्चन नंबर 3 है अभिव्यक्ति, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ और आ दिया गया है। पहले क्वेश्चन नंबर आ देख लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आ है धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपने मत प्रकट करने, यानी कि अपने विचार आपको प्रकट करने हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर धरती के साथ मनुष्य का एक ममत्व रूप से सूत्र बंधा रहता है, एक ऐसा धागा जिसे तोड़ नहीं सकते हैं और टूट गया तो जोड़ नहीं सकते हैं। चाहे मनुष्य कहीं भी चला जाए लेकिन वह अपनी भूमि को छोड़ नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात कही गई है, चाहे मनुष्य कहीं भी चला जाए लेकिन वह अपनी भूमि को नहीं छोड़ सकते। जो भी व्यक्ति अपनी धरती से जुड़ा रहता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य को क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? प्राप्त कर सकता है। जो अपनी भारत भूमि से जुड़ा रहेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपनी मातृभूमि की सेवा शुश्रूषा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मातृभूमि मनुष्य के मन में एक विश्वास जगाती है। मातृभूमि क्या जगाती है स्टूडेंट्स? विश्वास जगाती है। एक साहस, हिम्मत, हौसला उत्पन्न करती है। क्या क्या उत्पन्न करती है? साहस, हिम्मत, हौसला उत्पन्न करती है, जिससे वह आगे बढ़ता है। मातृभूमि मनुष्य को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है मातृभूमि मनुष्य को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, ठीक है। ऐसा लगता है वो हमेशा सेफ है, ठीक है। एक अवतरण देती है जिससे उसे अपने पथ में आने वाले सभी संकटों का सामना कर लेता है। पथ यानी कि रास्ता, जितने भी उसके रास्ते में संकट आते हैं उन सब का सामना कर लेता है। मनुष्य की ममता एवं स्नेह से ही जुड़कर कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य को
आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है कि धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपने विचार लिखने थे, मैंने अपने विचार लिख दिए हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से संभव है। किसके सहयोग से? नर और नारी। ठीक है, यानी कि लेडीज़ और जेंट्स के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखने हैं। मैंने अपने मत दिया है, चलिए पढ़ते हैं इस मत को, देखते हैं। उत्तर है आपकी स्क्रीन पर। समाज के विकास के लिए सभी का योगदान जरूरी होता है। समाज नर और नारी से मिलकर बनता है। दोनों का आपस में सहयोग होना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग, सहचर और मित्र बनकर समाज का उत्थान कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों, अपनी तकलीफ़ों को हिम्मत बनाकर एक तज के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें अपनी कमजोरियों को, अपनी तकलीफ़ों को क्या करना है, हमें हिम्मत बनाकर हमें आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन ये नहीं हमें प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है, हमें प्रॉब्लम से लड़ना है, आगे बढ़ना है, और तभी हमारा समाज जो है विकास करेगा और एक अच्छे समाज की प्रगति होगी, एक अच्छा समाज डेवलप होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है रसास्वादन। रसास्वादन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे स्टूडेंट्स। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स। रसास्वादन करना है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर। क्या करना है? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर आपको क्या करना है? चतुष्पदियों का रसास्वादन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, वो लिखना है। फिर पसंद की पंक्ति आपको क्या है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद पसंद आने के कारण क्या है, फिर कविता का केंद्रीय भाव क्या है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है इस रसास्वादन में। तो यहाँ देख लेते हैं रचनाकार का नाम क्या है बच्चों। यहाँ रचनाकार का नाम है त्रिलोचन। पसंदीदा पंक्ति मेरी ये वाली है, आप देख लीजिए आपकी कौन सी है, आप लिख सकते हैं। चलिए, जो मुझे पसंद है वो मैंने डाला है यहाँ पर। तो मेरी पसंदीदा पंक्ति जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली है कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। ठीक है, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये से लाइन्स को अपनी पसंदीदा पंक्ति बनाई है। आपको जो पसंद आई है उसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अभी और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है पसंद आने का कारण क्या था स्टूडेंट्स। इन पंक्तियों में कवि ने संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में पता होता है, पथ के संकट वही सहता है। ठीक है, जैसे मैंने भावार्थ बताने के टाइम भी बताया था आपको, जिन व्यक्तियों को अपने लक्ष्य के बारे में, यानी कि अपने एम के बारे में पता रहता है, अपने उद्देश्य के बारे में पता रहता है, मुझे क्या करना है लाइफ में। ठीक है, उन्हें पता रहता है, वो पथ के संकट को वही सहते हैं, यानी कि उन्हें पता है रास्ते में कठिनाइयाँ आने वाली हैं तो वो सह लेते हैं और सफल होकर अपनी संघर्षमय जीवन का वृत्तांत करते हैं। यानी कि बताते हैं लोगों को कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई। अब जैसे कोरोना है, कोरोना में बहुत सारे लोगों को, कोविड-19 में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ हो गया, लोगों ने अपनों को खो दिया है यहाँ तक कि। ठीक है, तो लेकिन हमारा काम क्या है? संघर्ष करना, आगे बढ़ते रहना, हमें हार नहीं मानना है। इस कोविड-19 से, कोरोना से हमें हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना है। और इस कोविड-19 के पीरियड में भी हमें कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, आपके पास समय है, भले ही आपके स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें मन लगाइए, पढ़िए, उस समय को बर्बाद मत करिए। बहुत अच्छा समय है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं इस पीरियड में भी।
आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है, बढ़ना है आगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस जो ये लाइंस दी गई है इसका यही मतलब होता है कि आपको संघर्ष करते रहना है और आगे बढ़ना है, जिससे आप लोगों को बता सके कि हाँ मैंने किस तरह से सिचुएशन में भी अपने आप को डेवलप किया और कामयाब हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट्स, उसी क्वेश्चन का 4 है यहाँ पर कि कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है। यह कविता संघर्ष से आशावाद की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह कविता हमें क्या देता है? संघर्ष से आशावाद, यानी कि हमें पहले संघर्ष करना है, फिर हमें कामयाबी मिलेगी, आशावाद रहना है, हमेशा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना है, उसके लिए ये प्रेरित करता है ये कविता। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है स्टूडेंट्स। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान क्या है? साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान क्या है? पेज नंबर 4 पे आ गए हैं हम लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर। यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी और आ दिया गया है। 2 क्वेश्चन है, पहले हम कंप्लीट करेंगे। चतुष्पदी के लक्षण लिखना है। चतुष्पदी के क्या करना है बच्चों? स्टूडेंट्स, लक्षण लिखना है। चलिए बताती हूँ मैं आपको। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। मैंने जब भी एक्सप्लेन किया था तभी हाईलाइट करके आपको दिया था कि ये 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। किसकी तरह होता है? चौपाई की तरह होता है। उसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है और भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप पूर्ण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन? चलिए आगे के क्वेश्चंस में कंप्लीट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट कर लिया था हमने। अब हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिलोचन जी की 2 काव्य संग्रह के नाम आपको बताना है। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम आपको बताना है। तो क्या थे उनके? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था उनकी रचनाएं क्या थी। तो पहला आपको यहाँ पर धरती है और दूसरा गुलाब और बुलबुल है। दूसरे और भी आपको याद हो तो वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, 2 लिखना था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है धरती और गुलाब और बुलबुल। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखना है आप। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको फिर से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए। अतिथि आए हैं, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। ठीक है, तो इसको शुद्ध कैसे करेंगे आप? अतिथि आए हैं। ठीक है में देखिए यहाँ पर मैंने डॉट किया है, रेड लाइन से कर दिया है। और घर में सामान नहीं है, नहीं में भी डॉट नहीं लगा है स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं हाईलाइट है यहाँ पर रेड कलर से ऑलरेडी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। तो यहाँ पर शुद्ध जो है वो नहीं पर डॉट लगना है और है में भी डॉट लगना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन नंबर 6 का पहला मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर। 6 का 2 हम करेंगे। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान यहाँ पर, परंतु अज्ञान जो दिया है वो शब्द गलत है, अज्ञानता होता है। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। परंतु अज्ञानता भी अपराध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके सत्य का पराजय हो जाता है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे देख लीजिए। उसका सत्य
पराजित, पराजय का क्या हो जाएगा, पराजित हो जाता है, अथवा उसके सत्य की पराजय हो जाती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके सत्य की पराजय हो जाती है, जाता की जगह जाति कर सकते हैं हम, और पराजय की जगह पराजित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोनों तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, अपने वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ही 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में, ताकत दिया है, ठीक है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। बनकर विकास में सहभागी बने, ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य आपको पता चल गया होगा, प्रेरणा और ताकत हो जाएगा, ठीक है। ताकत का क्या हो जाएगा, ताकत हो जाएगा। बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है कि दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, ठीक है। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। तो यहाँ पर दिलीप जो है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर किसी लड़के का नाम है दिलीप, लड़की का नाम नहीं है, तो समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपको शुद्ध वाक्य देख लेना। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, समझ में आ गया ना। ये लड़की के लिए यूज़ किया गया है थी, तो लड़का है ऑलरेडी, तो हम था कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आ गया। अभी हम 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आप चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आप शेष इस लिफाफे को खोल कर पढ़ लीजिए। वाक्य शुद्ध क्या है, शेष। आप इस लिफाफे को खोल कर पढ़ लीजिए। आप इसकी जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप हो जाएगा, ठीक है। आप हो जाएगा, आप इस लिफाफे को खोल कर पढ़ लीजिए, यानी कि यहाँ पर शेष और इसके बीच में क्या लग जाएगा, आप लग जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ये वाक्य तभी शुद्ध हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 आपके स्क्रीन पर आ गया है। उसने फूल बिछा दे। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 आपके स्क्रीन पर है, उसमें फूल बिछा दे। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या होगा, वहाँ फूल बिछा दे, अथवा यहाँ लिख सकते हैं उसी में उस पर फूल बिछा दे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन 8 हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया। कहाँ खो गई आप। शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पर, कहाँ खो गई हैं आप, ठीक है। यहाँ पे है पे आप देखिए डॉट नहीं लगा है, और है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रही हैं, कहाँ खो गई हैं आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को।
सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है स्टूडेंट्स। मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या लिखेंगे? मैं, ठीक है, यहाँ पर एक लिखा हुआ, एक मैं की जगह क्या लिखेंगे? मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक को हटाना है आपको, बाकी सेंटेंस को वैसे ही लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए हम इसको भी सोल्यूशन देख लेते हैं। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। शुद्ध वाक्य क्या होगा यहाँ पर? हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं स्वाध्याय के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे सोल्यूशन सॉल्व हुए होंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।